Hello everyone, good morning. Today we read lesson number first, the Indian Constitution. देखिए प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो कंट्री है एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, लेकिन जब हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं थे, ब्रिटिशर्स का यहाँ पर शासन था, रूलर थे, तब हम लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो यहाँ पर उन सब प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन के लिए हम लोगों ने क्या बनाया गया, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया। और पहले हम लोगों ने पढ़ा व्हाई डज द कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। तो यहाँ पर हमने 2-3 जो है केस स्टोरीज को भी हमने स्टडी किया था। देन अब हम लोग इसका सेकंड पोर्शन पढ़ रहे हैं, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स, कि इसके कौन कौन से की फीचर्स मुख्य थे। अब देखिए यहाँ पर है कि बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। अब देखिए क्या हुआ कि 20th सेंचुरी आते आते भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो कई दशक पुराना हो चुका था। यहाँ पर क्या है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा चल रहे थे, लेकिन वो क्या हुआ था 20th सेंचुरी के आते आते बहुत पुराना हो गया था कि भाई मतलब उसमें कोई भी जो है निर्णय नहीं लिए जा सकते थे। और जो इंडिपेंडेंस होने के बाद में इंडिपेंडेंस जो स्ट्रगल था उसके दौरान जितने भी राष्ट्रवादी थे, जो स्ट्रगल करने वाले जो लोग थे, उन लोगों ने इस बात पर काफ़ी विचार किया था कि जो हमारा इंडिपेंडेंस इंडिया है वो किस तरह का होना चाहिए। लोगों में ये आइडियाज़ आने लगे, लोगों में ये एक भावना पैदा होने लगी कि हम लोगों को अपने देश का कैसा सपना जो है उसको पूरा करना है। एंड ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड devoted a great deal of the time in imagining and planning what a free India would be like. And under the British, they had been forced to obey rules that they had very little and role in the making the long experience of the authoritarian rule under the colonial state convenienced Indian that free India should be democracy in which everyone should be the treated equally and allowed to the participate in government। अब देखिए क्या था कि जो ब्रिटिश रूलर्स थे उनके अंडर में उन्हें जिन रूल्स को मानना पड़ता था हम लोगों को, वे उन्होंने खुद नहीं बनाए थे, वो किसने बनाए थे, ब्रिटिशर्स ने बनाए थे। और जो जितने भी ऑथोरिज्म जो राज्य थे, जितने भी स्टेट्स थे, उनके बहुत लंबे अत्याचारी शासन ने, बहुत ही गंदा जो उनका रूलर्स का तरीका था, उसने भारतीयों के सामने इतना ज़रूर स्पष्ट कर दिया था कि जो इंडिपेंडेंस इंडिया होगा उसको एक डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब है कि जहां पर जनता अपने लीडर को, अपने नेता को खुद चुने। डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब होता है जनता का जनता द्वारा किया गया शासन। तो यहाँ पर उन जब भारतीयों को लगा कि हमें हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश होना चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए, उसमें जो है हर इंसान को यह मतलब इक्वल माना जाए, लोगों को सबको इक्वल दृष्टि से माना जाए, अगर वो पुअर है तो भी और अगर वो रिच है तो भी। तो इसके लिए इंडियन दैट फ्री इंडिया शुड बी द डेमोक्रेसी इन विच एवरीवन शुड बी द ट्रीटेड इक्वली एंड अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट, कि लोगों को सबको इक्वल माना जाए और इसके अलावा उन्हें गवर्नमेंट के किसी भी काम में जो है हिस्सेदारी दी जाए, अधिकार दिया जाए सरकार को चुनने में या सरकार को चलाने में। एंड वॉट रिमेन टू बी द डन देन वॉज द वर्कआउट for was in that which the democratic government would be the set up in India and rule would determine functioning. This was people who became members of the Constituent Assembly in 46 who met participately for the 3 years to write India's constitution। अब देखिए क्या हुआ था कि जब ऐसा मानना था लोगों का कि हमारा डेमोक्रेटिक होना चाहिए कंट्री को और हर सिटीजन को एक इक्वल राइट मिलने चाहिए और सभी को गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होना चाहिए, तो इसके बाद यह तय करना था कि जो इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी उसका जो गठन कैसे किया जाए, उसको कैसे बनाया जाए, उसका कैसे उस चीज़ पर वर्क किया जाए और उसके कामकाज के क्या रूल्स होने चाहिए, किस तरीके से उसको रन करना चाहिए। तो ये सारी बातें, इस काम को किसी एक आदमी को करना इतना पॉसिबल नहीं था। इसमें लगभग जो है 300 लोगों ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया। जो 1946 में एक हमारे यहाँ पर संविधान सभा, हिंदी में कहा गया संविधान सभा,
कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अंडरलाइन कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो मेंबर्स थे वो 300 थे और 1946 में उसमें पर्टिकुलरली ये मेंबर्स ने अपना योगदान दिया और हमारे जो संविधान था, है ना, पीरियोडिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, उसके निर्माण के लिए अगले 3 साल तक संविधान सभा की जो बैठकें होती रही उसमें इन्होंने अपना अपना पार्टिसिपेट करना तय किया। अब यहाँ पर देखिए एक पिक्चर स्टोरी भी है, पिक्चर दी हुई है, उसमें है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके लिए देयर वॉज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ द यूनिटी अमंगस्ट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यहाँ पर संविधान सभा के जो मेंबर्स थे उनकी बीच में एक यूनिटी की बात की जबरदस्त भावना थी, लोगों में कितनी यूनिटी थी और वहाँ पर जो है कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक प्रावधान पर जमकर जो है डिस्कशन होता था और सभी लोग उस पर अपने अपनी राय देते थे, अपने अपने आइडियाज देते थे। और इस चित्र में यह भी बताया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के एक वो मेंबर थे, मतलब परमानेंट मेंबर थे, प्रोमिटेंट मेंबर जिसे कहा जाता है, वो माने जाते थे, उनको मेंबर बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पर कि These members of the Constitution Assembly had to the use task before them। अब ये सब काम करना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी का काम था सब मेंबर्स के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन सभा तो उन्होंने बना ली थी, संविधान सभा तो उन्होंने, लेकिन यह इस पर काम करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। द कंट्री वॉज मेड सेटअप of the several different communities, spoke different languages, belonging to the different religions, had distinct cultures, and also when the constitution was being written, India was going through considerable turmoil. This promotion of that country, India and the Pakistan, was immediate. Some of the presently state remain undecided about their features and the socio-economic condition, vast mass of the people appealed decimal। अब यहाँ था कि जितने हमारे देश में कई तरह की कम्युनिटीज़ थी, बहुत सारे लोगों की भाषाएं अलग अलग थी, ना तो उनकी भाषा एक थी, ना धर्म एक था और ना ही उनका एक जैसा कल्चर था। तो इन सब की परेशानियों की वजह से क्या ये एक बड़ा टास्क बन गया था। वैसे भी जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो उस समय हमारा जो कंट्री था उसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी, बहुत देश में हमारे देखा जा रहा था कि कहीं पर स्ट्रगल, कहीं पर मूवमेंट्स, कहीं पर हड़तालें, कहीं पर क्या वायलेंस और ये सब सारी चीज़ें हो रही थी। और भारत और पाकिस्तान का बंटवारा उस समय लगभग हो चुका था, तय हो चुका था, फिक्स हो चुका था और कुछ जो रियासतें थी वो तय नहीं कर पा रही थी कि उनका भविष्य क्या होगा, वे किधर जाएंगी, कि पाकिस्तान में जाएगी या फिर इंडिया में जाएगी। और जो पीपल थे, जो यहाँ की जनता थी, उनकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन बहुत ज़्यादा डेंजरस थी, बहुत भयानक थी। तो यहाँ पर वही देखा गया कि दे रोज इन द ओसिस एंड गिव दिस कंट्री इज द वर्टिकुलर डॉक्यूमेंट इन द रिफ्लेक्स ऑफ रेस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी वाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी। उसके बाद में देखिए कि पॉवर्टी जो थी वो सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म एज वेल एज इम्प्रेसिंग कल्चरल रोल ऑफ द पीपल प्ले इन द चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। जहाँ पर मैंने आपको बताया कि इतने मुद्दे हो रहे थे, इतनी भयानक स्थिति थी, तो संविधान सभा के सदस्यों के सामने ये सारे मुद्दे बहुत ज़्यादा कठिन हो रहे थे और उन्होंने अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को बहुत ही ब्रेवली पूरा किया और देश को एक जो इमेजिनेशन वाले दस्तावेज थे उसमें हमारे देश को राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए बहुत यूनिटी से काम किया और विविधता के प्रति गहरा सम्मान दिखाई दिया। उन्होंने सारी जितने भी यहाँ पर जो डाइवर्सिटीज़ थी उनको रेस्पेक्टिंग फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और जो दस्तावेज तैयार किए उसमें सामाजिक आर्थिक मतलब कि सोशल और इकोनॉमिक सुधारों के जरिए पॉवर्टी को हटाया और जनप्रतिनिधियों के चयन में जनता की अहम भूमिका पर काफ़ी जोर दिया गया और रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में वहाँ पर लोगों के साथ में एम्पैथाइजिंग किया गया। Listed below are the key features of the Indian Constitutions. While reading these, keep in the mind and आगे देखते हैं। Listed below are the key features of the Indian Constitution. While reading these, keep in the mind above mentioned concern of the diversity, unity, and social economic reform and the representation that the authors these documents were grappling with into the strong democratic society। अब इसको देख लेते हैं कि आगे के हिस्सों में
जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट आयामों का उल्लेख किया है वह है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का। इन बातों को पढ़ते हुए विविधता जो होती है हमारे, यूनिटी जिसे डाइवर्सिटी और यूनिटी, और जितने भी सोशल और इकोनॉमिक सुधार जनप्रतिनिधियों द्वारा, रिप्रेजेंटेटिव द्वारा जो किए गए, उनको ध्यान में रखकर जो कुछ यहाँ पर पॉइंट्स डिसाइड करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा गया, उसके बारे में यहाँ पर नीचे कुछ बताया जा रहा है। और इनका जो चिंताएं थी, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि जो राजाओं की चिंताएं थी या किस तरीके से हमारे यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो यूनिटी को लेकर, धर्म को लेकर, और जो जो मुसीबतें खड़ी हो रही थी उनसे निपटने के लिए इन्होंने क्या उपाय निकाले, उस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट होता है हमारा यहाँ पर पॉइंट है संघवाद, जिसे कहा गया था फेडरलिज्म। अब यहाँ पर फेडरलिज्म को देख लेते हैं। दिस रेफर टू द एक्सटेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। ये इसका मतलब है कि देश में एक से ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना, एक से देश में ज़्यादा स्तर की सरकारों का होना का मतलब है कि जहाँ पर हमारे, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ भी चुके हैं हम लोग कि 3 तरह की गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर रन करती है। फर्स्ट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जहाँ पर हम लोग किसको चूज करते हैं, हमारे जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उसकी जो नंबर ऑफ मोर देन होते हैं उसमें से पीएम को चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है। उसका लीडर कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर। देन नेक्स्ट होती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में कौन होता है, चीफ मिनिस्टर, है ना। हमारी जो स्टेट है उसका कौन है, चीफ मिनिस्टर। आप लोग ये कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे, मुझे क्वेश्चन है कि भाई आप लोग कितना अपडेट है। स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद होती है हमारी लोकल गवर्नमेंट जहाँ पर पंचायती राज चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सेवरल तरह की गवर्नमेंट्स जो है, लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमारी कंट्री में रन थे। In India, we have governments at the state level and the center. Panchayati Raj is the third tier of the government, and you have read about in this chapter, class 6th book. हम लोगों ने क्लास 6 की बुक में पढ़ा भी था कि हमारी गवर्नमेंट के 3 tiers होते हैं। उनमें 3 टायर्स में देखिए, एक तो हो गया हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट पर जो 3rd टायर होता है वो किस पर रन करता है, पंचायती राज बोला जाता है। We look at the functioning of the government in our class 7 book, and this year we will read more about the central government। के हम लोगों ने 6, 7 के बुक्स में जो स्टेट गवर्नमेंट थी और लोकल गवर्नमेंट थी उनको स्टडी कर लिया था। अब हम इस बुक में ज़्यादा से ज़्यादा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो कैसे रन करती है उसके बारे में पढ़ेंगे। The vast number of the communities in India meant that a system of government needed to be the diverse that did not involve only पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ द न्यू दिल्ली एंड मेकिंग। अब देखिए क्या होता है कि भारत में इतने सारे कम्युनिटीज़ की जो उपस्थिति होती है उसका सीधा मतलब था कि यहाँ का जो शासन है उसकी एक ऐसी व्यवस्था विकसित करनी होगी जिसमें जो हमारी कैपिटल है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ से ही बैठे बैठे जो लोग हैं उसके फैसले लेने में कैपेबल हो। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको ही हम लोगों को अपना एक केंद्र बनाना होगा। तो उसी लिए डिसीजन फॉर एवरीवन, और वो डिसीजन जो है सभी पर लागू किया जाए। इंस्टेंट इट वाज इम्पॉर्टेंट टू हैव another level of the government in this state, so with the decisions could made for the particularly area. While each state in the India enjoy autonomy in the exciting power, certain issues subject of the national concern require that with the states follow laws of the government. In the constitution, government can make law on us, and under federalism the state of the merely against of the federal government draw their authority from the constitution as well. All person in India are governed by the laws in the policies made by each of them levels in the government. अब यहाँ पर बात होने लगी थी कि जो मैंने आपको भी बात बताई कि ऐसा कुछ करना पड़ता कि जहाँ से केवल और केवल क्या किया जा सके कि जो हमारी दिल्ली की गवर्नमेंट है उनका जो शासन हो या उनकी जो डिसीजंस हो वो पूरे पर्टिकुलरली माना जाए, सभी पर लागू किया जाए। इसलिए प्रांतीय स्तर पर भी सरकार की व्यवस्था की गई। प्रांतीय स्तर पर मतलब कि प्रांत हमारा जो है राजस्थान जैसे कि, तो स्टेट गवर्नमेंट की उसके हिसाब से अगले फैसले भी अलग से भी फैसले लिए जा सके, और भारत के सभी राज्यों को कुछ मुद्दों पर फैसले लेने का जो स्वायत्त अधिकार है वो सभी को मिल सके। उसके अलावा जो राष्ट्रीय महत्व के सवाल पर सभी राज्यों को केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना पड़ता है। बिल्कुल मानते हैं हम लोग। जो देखें आप लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट होती है तो जो स्कीम्स या जो भी रूल्स होते हैं वो लागू कर दिए जाते हैं तो हम लोगों को मानना पड़ता है।
और इसके अलावा जो कार्य क्षेत्र की स्पष्टता के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सूचियां भी दी गई हैं, जिनमें बताया है कि कौन से लेवल पर किस सरकार के मुद्दों ये कानून बना सकती है, ठीक है, कहाँ पर किस तरीके का लॉ लागू होगा। इसके साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन यह भी तय करता है कि हर स्तर की, हर टायर की जो गवर्नमेंट है वो अपने कामों के लिए पैसे का इंतजाम कहाँ से कर सकती है, कौन से फंड से वो पैसा उठा सकती है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन यह भी तय करता है कि जो यहाँ पर संघवाद के अंतर्गत राज्य केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि नहीं होते, उन्हें भी कॉन्स्टिट्यूशन में अपनी ताकत और अधिकार मिलते हैं। भारत के सभी लोग, इन सभी स्तर की जो सरकारें हैं, उनके द्वारा बनाए गए कानून और नीतियों के अंतर्गत आते हैं। मतलब हम लोगों को इनको मानना बहुत ज़रूरी होता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जितने भी यहाँ के जो बनाए हुए लेजिस्लेचर असेंबली हो, चाहे एग्जीक्यूटिव्स हो, चाहे जुडिशरी हो, अब इसमें भी जो लेवल है ना 3 टियर्स मैंने अभी बताया, तो स्टेट, लोकल और सेंटर, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारी क्या होती है आप लोग को पता है, लोकल में होगी जुडिशरी, देन लेजिस्लेचर होगा हमारा स्टेट में, और एग्जीक्यूटिव्स होंगे हमारे सेंटर में। तो यहाँ पर जो 3 टियर्स हैं, यहाँ पर भी यही चीज़ बताइए कि इनके जो डिफरेंट लॉज हैं, कानून है, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो कंट्री को इंटरपैक्टिव करते हैं, तो उनको हम लोगों को मानना, हम लोग उसके अधीन आते हैं और हम लोगों को उसको मानना इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब इसके जो सेकंड और थर्ड जो हमारा यहाँ पर ये है, क्या बोलते हैं, आगे का पॉइंट जो है, मैं आपको इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करूँगी। यहाँ तक हमारा जो है पॉइंट कंप्लीट हो चुका है, आप लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप योर लर्निंग, बाय।